सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, और उसे संतुलित करने के बारे में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले हम लोग समझेंगे पहले कि पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चलिए समझते हैं। तो पदार्थ में कुल मिला के परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ये समझ में आपको आएंगे तभी आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बताते हैं, जैसे आपके पास कागज है, कागज से आपने बचपन में नाव बनाए होंगे ना, तो वही नाव बना लीजिए। तो कागज से जो आपने नाव बनाया, क्या कोई नया पदार्थ बना इसमें? क्या बिल्कुल नहीं बना। ये भी कागज है और नाव भी आपका किसका है? कागज का है। इसके बाद देखिएगा, क्या नाव को खोल के फिर से हम कागज बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस परिवर्तन में हम क्या देख रहे हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बना है और इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो देखिए जैसे आपके पास कोयला है, कोयला को आपने जला दिया, बन गया क्या? राख बन गया। तो कोयला एक अलग पदार्थ है और राख एक अलग पदार्थ है। तो इसमें क्या देखे आपने कि एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया ना। क्या ये कोयला है क्या? बिल्कुल ही अलग है, राख है ये आपका। इसको जलाइएगा उष्मा प्राप्त होगा, जबकि राख जलेगा ही नहीं आपका। और इसके बाद क्या राख से फिर कोयला बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं आप। तो ये वैसा परिवर्तन है जिसमें कि एक नया पदार्थ का निर्माण होता है और साथ ही साथ इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो सुनिएगा, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? वैसा परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आपके नोटबुक के लिए हम परिभाषा दोनों का लिखा रहे हैं। चलिए, आपके फेयर तैयार करने के लिए मैंने दोनों का परिभाषा लिख दिया। पहला था आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। भौतिक परिवर्तन का इंग्लिश क्या होता है? फिजिकल चेंजिंग। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए ना, कागज से आपने नाव बनाए, नाव को फिर से खोल के आप कागज बना सकते हैं ना। क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना क्या? बिल्कुल नहीं बना। अब मोम का पिघलना, देखो मोम पिघला है, यहाँ पे दोनों में अंतर है। मोम का जलना अलग है, मोम का पिघलना अलग है। यहाँ पे जब आपका मोम पिघल गया, पिघल जाने के बाद उसको ठंडा कीजिए, फिर से आपका मोम प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए जल से बर्फ बनना, जब आप जल को फ्रिज में डाले बर्फ बन गया, बर्फ को आप फिर से गर्म कीजिए, फिर से जल बन जाएगा और इसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है। बल्ब का जलना, ये भी क्या हो गया? आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या बताए थे कि इसमें कोई नया पदार्थ बनता है और इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए ना, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब इसमें नया पदार्थ बनेगा और जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोयला को आपने जला दिए, तो कोयला को जलाने के बाद बना आपका क्या? राख बनेगा। क्या राख से फिर से कोयला कन्वर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें कोई नया पदार्थ बना कि नहीं? बिल्कुल नया पदार्थ बना है। कोयला से राख बन गया, राख एक नया पदार्थ है। कोयला को जलाइएगा आपका उष्मा प्राप्त होगा, लेकिन राख बिल्कुल नहीं जलेगा आपका। उसी तरह से लोहे में जंग लग गया। तो आपने अभी क्या जाना कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और आप इस चीज को फिक्स कर लीजिए कि कोई भी अगर नया पदार्थ बनेगा तो उसमें निश्चित रूप से रासायनिक अभिक्रिया होगा। कैसे? तो इसको समझाते हैं। देखिए, जैसे आपने कोयला को जलाए, कोयला को जलाने के बाद क्या बन गया? आपका राख बन गया। लेकिन जानते हैं इसके बीच में क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ? समझिए इसे। देखिए, तो कोयला में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और कोई भी चीज जलती है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये कोयला जो है ऑक्सीजन से संपर्क में आएगा
और इसके बाद ये दोनों रासायनिक संयोग करेगा, और रासायनिक संयोग करने के बाद क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और बचेगा आपका क्या, राख बचेगा आपका। यही ना हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या देखे, आपको दिखा नहीं, बट यहाँ पे जरूर रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे, तो कोयला में कार्बन था, कार्बन को ऑक्सीजन मिला, कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, तब क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये भी एक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। उसी प्रकार से देखते हैं आप, लोहा को जब आप खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है ना। तो कैसे जंग लगती है इसको समझते हैं। देखिए, लोहा था आपका, लोहा को आपने खुले वायुमंडल में छोड़ा, तो वायुमंडल से उन्होंने क्या प्राप्त किया, ऑक्सीजन को प्राप्त किया, और क्या प्राप्त किया, जलवाष्प को प्राप्त किया, ठीक ना। और ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया। तो यही तो आपका जंग है, ये जंग का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सिर्फ लोहा था, लोहा से जंग बन गया, यही दिखाई दिया। लेकिन इसके अंदर में क्या अभिक्रिया हुआ कि लोहा ने ऑक्सीजन से और जलवाष्प से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाया और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी कि जंग का निर्माण किया। तो कोई भी अगर नया पदार्थ बनती है तो उसमें निश्चित रूप से रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आप कैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन इसी से हम लोग समझेंगे। देखिए, तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में कितने पदार्थ ने भाग लिया था, दो ने भाग लिया था, या दो ही भाग ले सकता है क्या। देखिए, तो यहाँ पे दो से अधिक पदार्थ है ना, या तो दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या दो से अधिक पदार्थ भाग लेगा। अब बात आती बनाएगा कितना, तो या तो एक पदार्थ का निर्माण करेगा या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा ये हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करके, रासायनिक संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। लेकिन जो भी पदार्थ बनेगा वो कैसा पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई रिपीट, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके एक पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ना, यहाँ पे दो पदार्थ ने रासायनिक संयोग किया और कितना पदार्थ बनाया, एक पदार्थ बनाया। या यहाँ पे देखिए, दो से अधिक पदार्थों ने भाग लिया और कितना पदार्थ बनाया, एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो वही मैंने परिभाषा में बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके एक पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा इसे। अब यहाँ पे देखिए तो जरा सा रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, इसमें देखिए जरा सा। कार्बन और ऑक्सीजन ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है ना। बनाया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो सुनिएगा जरा सा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना क्या क्या है, देखिए, फेरिक ऑक्साइड बना, अभिकारक, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल का इंग्लिश होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। चलिए समझते हैं इसे। तो देखिए, तो जैसे जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है ना तो जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से क्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में क्या होती है, समझिए जरा सा, कि सबसे पहले अणु परमाणु में विभक्त होती हैं और पुनः परमाणु जुड़ करके किसका निर्माण करती है, अणु का निर्माण करती है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जैसे आपके पास कोई एक तत्व है, आपके पास मान लीजिए बी एक तत्व है, ठीक है। इसके आगे में अगर कुछ लगाते हैं तो वो कहलाता है आपका अणु। अगर लटका के कुछ लिखा हुआ रहे तो उसे कहते हैं परमाणु। तो देखिए, जैसे कि बी एक तत्व है, इसका कितना परमाणु है, दो परमाणु है। अगर इसके एक अणु में दो परमाणु है तो अगर इसका दो अणु हो जाएगा तो चार परमाणु हो गया।
अगर इसका 3 परमाणु हो जाए, सॉरी 3 अणु हो जाएगा तो 3 दूना कितना परमाणु हो गया, 6 परमाणु हो गया। तो अब देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का 2 अणु है, तो 2 दूना 4 परमाणु हो गया, तो 4 परमाणु अलग कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो सुनिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी अणु आपस में रासायनिक संयोग नहीं करती हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, तब कौन लेती हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो कैसे, तो सबसे पहले अणु परमाणु में विभक्त होती है और परमाणु पुनः जुड़ करके किसका निर्माण करती है, अणु का निर्माण करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने लिया, परमाणु ने न लिया। तो समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या है, जल बनने के लिए देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो इधर से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ करके जल का एक अणु बनाया, पुनः 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ करके जल का दूसरा अणु बनाया, तो जल का कितना टोटल अणु हो गया, 2 अणु हो गया। तो याद रखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले अभिकारक में जो भी अणु रहती है वो परमाणु में विभक्त होती है और पुनः परमाणु जुड़ करके किसका निर्माण करती है, अणु का निर्माण करती है। तो यही है इसका क्रियाविधि। इसे आप लिख भी सकते हैं कि सर्वप्रथम अणु परमाणु में विभक्त होती है और पुनः परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण करती हैं। या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर होती है। अगर कहीं पे आप लोग देखिएगा इनमें से कोई भी एक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी एक चेंजिंग दिख रहा है आपको, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे पहला देखिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का निष्कासन होता है। चलिए एक एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति। जैसे आपने कोयला लिया था, तो कोयला में क्या पाया गया था, कार्बन। और कोयला को जब आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तो जलाने के बाद किसकी उत्पत्ति हुई थी, गैस की ही तो उत्पत्ति हुई थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था उससे। या फिर आप जिंक एक धातु ले लीजिए और इसमें क्या डालिए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक धातु को डालिए, तो जैसे ही ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो इन दोनों अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि गैस की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिसमें किसकी उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। तो पहला गुण क्या हो गया, गैस की उत्पत्ति, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, पहला गुण। चलिए अब हम लोग दूसरा गुण समझते हैं। दूसरा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए तो जरा सा, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को लेकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए थे, तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया था, H2O बनाया था आपका। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन भी एक क्या है, गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है आपका, गैस है। लेकिन जल आपका क्या है, द्रव है। जल आपका क्या है, लिक्विड है, द्रव है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों गैस हैं, लेकिन ये दोनों जब अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण कर दिया, द्रव का निर्माण किया। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यानी कि हाइड्रोजन भी एक गैस था, ऑक्सीजन भी एक गैस था, लेकिन जल जो बना ये आपका क्या है, लिक्विड है। समझेंगे रंग में परिवर्तन, यानी रंग में परिवर्तन कैसे होती है। तो देखिए, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो नीला होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, नीला है। और जब इसमें लोहा का एक कील डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट लोहा से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। और जानते हैं कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला और फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा। तो जब पहले विलयन था तो विलयन का रंग कैसा था आपके पास, नीला था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो आप क्या देखे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, नीला से कैसा हो गया, हरा हो गया। अब आगे देखिए कि अवक्षेप का निर्माण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे आपके पास है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, AgNO3 के साथ कराई जाती है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? AgCl बनाती हैं। और क्या बनाती हैं? AgCl बनाती है और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा इसे। एक परखनली ले लीजिए, परखनली में सोडियम क्लोराइड डालिए, ठीक है, और क्या डालिए? सिल्वर नाइट्रेट डालिए, AgNO3 को डालिए। जब इन दोनों विलयन को डाला जाता है तो विलयन जब अभिक्रिया करने लगती हैं तो इसी विलयन से कुछ ठोस पदार्थ अलग होके पेंदी में आके बैठना क्या करता है? शुरू कर देता है। पेंदी में आके बैठना कुछ ठोस पदार्थ शुरू कर देता है और इसी ठोस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अवक्षेप। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अवक्षेप जो है नीचे आके पेंदी में आके नीचे बैठने लगती हैं। तो इसमें क्या हुआ? अवक्षेप का निर्माण हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये चौथा गुण था। अब पांचवा गुण सीखते हैं हम लोग, उष्मा का अवशोषण या उष्मा का निष्कासन। देखिए जब हम लोग अवशोषण को समझाते हैं कि जब हम लोग नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक प्रश्नली आप ले लीजिए और प्रश्नली में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को डाल दीजिए। तो जब डालिएगा उस समय का टेम्परेचर आपका कुछ रहेगा और जैसे ही अभिक्रिया हो करके अमोनिया गैस का निर्माण करेगा तब आप जब प्रश्नली को छू के देखिएगा तो इसका टेम्परेचर लो हो गया होगा, कम हो गया होगा, यानी कि आपको ठंडक महसूस होगा यहाँ पे। तो आपने क्या देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? उष्मा का अवशोषण हो गया, यानी कि पहले जितना उष्मा था उससे भी उष्मा घट गया, यानी अवशोषित हो गया। और जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप यानी कि कोयला को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती ही है, साथ ही साथ आपको उष्मा भी तो देती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उष्मा उत्पन्न हुआ, यानी कि गर्मी और अधिक बढ़ गया। पहले कोयला छूते होंगे तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन जब कोयला जलने लगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत ही अधिक बढ़ गया। तो इसमें क्या हुआ? उष्मा का निष्कासन हुआ ना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है। तो सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो उसे मैंने बता भी चुका है, चलिए इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा, इसमें प्लस उष्मा अभिकारक में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया ना, तो इसमें पहले ही ना उष्मा का अवशोषण हो जाता है, इसीलिए हम लोग अभिकारक में ही, ये आपका अभिकारक होता है, ये प्रतिफल होता है, तो अभिकारक में ही प्लस उष्मा दे देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है, यानी उष्मा इससे निकलती है और अधिक उष्मा निकलती है इससे, तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें उष्मा निकलता है यानी कि प्रतिफल के रूप में ना निकलता है, इसीलिए हम लोग प्लस उष्मा किसमें लिखते हैं? प्रतिफल में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग यानी कि एलपीजी गैस को जब जलाते हैं ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या बनता है? उष्मा देता है। तो उष्मा प्रतिफल के रूप में ना दिए, इसीलिए प्लस उष्मा किसमें लिखते हैं? प्रतिफल में। तो बस याद रखना, उष्मा का जिसमें अवशोषण होगा उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा निकलेगा उष्मा क्षेपी, और उष्मा शोषी में प्लस उष्मा अभिकारक में लिखते हैं, और उष्मा क्षेपी में प्लस उष्मा किधर लिखते हैं? प्रतिफल में लिखते हैं। तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ ये थ्योरी। अब हम लोग अगले लेक्चर में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।